हेलो गाइस, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल न्यूट्रॉन स्क्रिप्टेरिस जनरल साइंस में। तो कुछ दिनों से मैं आप लोगों को वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रहा था आप लोगों के लिए। तो ये कुछ ऐसा हुआ था कि मतलब कुछ ऐसा कारण आ गया था जिसके कारण मैं वीडियो ना बना सकता था, ना ही पोस्ट कर सकता था। तो इसके लिए सॉरी है। तो अब अगर नेक्स्ट वीडियो की हम बात करें तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो वीडियो नंबर 13 होगा। इसके पहले वीडियो नंबर 12 तक हो चुका है। तो देखिए, एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि जो ये प्लेलिस्ट जो है जनरल साइंस का जो प्लेलिस्ट हम चला रहे हैं, इसमें जो ये जो क्वेश्चंस है वो सब एसएससी, एएलपी, रेलवे ग्रुप डी वगैरह जो एग्जाम देने वाले हैं उन लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो वीडियो नंबर 1 to 12 जो है वो पहले ही पोस्ट हो चुका है, जिसमें कि हर वीडियो 10-10 क्वेश्चन कंटेन कर रहा है। तो 120 क्वेश्चन जो है वो पहले से ही डील हो चुका है। ये जो है वो वीडियो नंबर 13 है, जिसमें कि हम लोग 121 से लेकर के 130 तक के देखेंगे, 121 से लेकर के 130 तक के देखेंगे। सो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, वृक्ष की आयु का निर्धारण निम्न में से किसके आधार पर किया जाता है? द एज ऑफ द ट्री इज डिटरमाइंड बाय इट्स। ऑप्शन है घेरा, गर्थ, ऊंचाई, हाइट, विकास वलय या ग्रोथ रिंग, या फिर सामान्य दिखाव या जनरल अपीयरेंस से। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट मींस विकास वलय या ग्रोथ रिंग। तो वृक्ष का जो एज होता है वो ग्रोथ रिंग या फिर विकास वलय से मापा जाता है, मतलब उससे पता लगाया जाता है कि कितने साल का वो वृक्ष है। अब ये कैसे किया जाता है? तो वृक्ष को किया जाता है कि बीच से काट दिया जाता है, उसका जो उसका कट सेक्शन रहता है उसमें देखा जाता है कि कितने रिंग्स हैं, और अब इन्हीं रिंग्स का जो नंबर जो होता है वही उस वृक्ष का एज होता है। ठीक है, मतलब जितना नंबर ऑफ रिंग्स होगा उतना ही उसका एज होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? व्हाट इज मेजर्ड इन क्यूसेक? ऑप्शन है जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव या जल की मात्रा। दैट मींस प्योरिटी ऑफ वाटर, डेप्थ ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर या क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट मींस जल का बहाव या फ्लो ऑफ वाटर। अब क्यूसेक में जो मापा जाता है वो होता है जल का बहाव, मतलब कितना पानी प्रति टाइम के रिस्पेक्ट में कितना बहा है। ठीक है, अगर इसको और अलग वर्ड में बोला जाए तो इसको बोल सकते हैं क्यूबिक फीट पर सेकेंड। और अगर पूछा जाए कि एक क्यूसेक में कितना होता है, तो एक क्यूसेक बराबर होता है 28 लीटर पर सेकेंड, यानी 28 लीटर पर सेकेंड रेट होता है बहाव का। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन आ जाता है कि जल की गहराई मापने के लिए कौन सा यूनिट का यूज किया जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा फैथम। अब इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 3 जो है, यानी क्वेश्चन नंबर 123 जो है वो है, दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। द डेंसिटी ऑफ द मिल्क कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द यूज ऑफ। ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, ब्यूटीरोमीटर, लैक्टोमीटर या थर्मोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोमीटर। जो दूध का अपेक्षित घनत्व या घनत्व जो होता है वो मापा जाता है लैक्टोमीटर से। ठीक है, अब एक और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्यूटीरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो ब्यूटीरोमीटर से दूध में कितना फैट का अमाउंट है ये मापा जाता है, यानी अगर दूध में जो वसा होता है वो कितना है, इसको मापने के लिए जो मीटर का यूज किया जाएगा वो हो जाएगा ब्यूटीरोमीटर। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही आप याद रखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक या अलग हो जाने का क्या कारण है? द सेपरेशन ऑफ द क्रीम फ्रॉम मिल्क बाय द चर्निंग इज ड्यू टू। ऑप्शन है ग्रेविटेशनल फोर्स, कोहेसिव फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या नन ऑफ दिस, यानी गुरुत्वाकर्षण बल, संसंजक बल, अपकेंद्रीय बल या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपकेंद्रीय बल। अब अपकेंद्रीय बल के कारण क्या होता है कि क्रीम जो होता है वो दूध से अलग हो जाता है। तो अपकेंद्रीय बल के बारे में जानने से पहले एक और अभिकेंद्रीय बल है, इसके बारे में जान लीजिए। अभिकेंद्रीय बल मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स। हालांकि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब होता है अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब होता है अपकेंद्रीय बल। ठीक है, तो अगर कोई भी सर्कुलर मोशन में हम लोग चलते हैं, दैट मीन्स अगर साइकिल चला रहे होंगे या बाइक चला रहे होंगे, तो देखते हैं एक सर्कुलर पाथ हो जाता है टर्निंग के टाइम में। तो उस टाइम जो फोर्स अंदर की ओर हम लोग को खींचते रहता है, एक फोर्स फील होता है कि अंदर की ओर इस तरह से टर्न हुए हैं तो झुक जाते हैं। तो वो जो फोर्स हुआ जो अंदर की ओर यानी सर्कल के सेंटर की ओर जो खींच रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, यानी कि अभिकेंद्रीय बल। और जो बाहर की ओर खींचते रहता है वो हो जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अपकेंद्रीय बल। ठीक है, अगर दोनों बैलेंस रहेगा तभी हम लोग सीधा चल पाएंगे, नहीं गिरेंगे। ठीक है, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ गया तो हम सेंटर की ओर गिरेंगे, या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ गया तो हम लोग सेंटर से बाहर यानी उस साइड गिर जाएंगे। ठीक है, या स्किड कर जाएंगे सिंपली, अगर बाइक और ये साइकिल के लैंग्वेज अगर आप समझे तो यही फोर्स जो होता है अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसी के कारण क्या होता है क्रीम अलग हो जाता है। अब एक एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम क्या होता है? द नेम ऑफ द इक्विपमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर इज। ऑप्शन है टैकोमीटर, स्फेग्मोमैनोमीटर, एक्टीमीटर या फिर बैरोमीटर।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्फिग्मोमैनोमीटर। यहाँ पे गलती से एक्टीमीटर की जगह पर एक्टिविटी लिखा गया है, तो वो थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। बाकी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्फिग्मोमैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण होता है स्फेरिकल फॉर्म ऑफ द रेन ड्रॉप इज ड्यू टू द्रव्य के घनत्व, यहाँ पे गलती से दूध लिखा गया है, इसको फिर से द्रव्य कर लीजिएगा। तो द्रव्य के घनत्व, पृष्ठ तनाव, या फिर वायुमंडलीय दाब या गुरुत्वाकर्षण बल, यानी डेंसिटी ऑफ लिक्विड या सरफेस टेंशन या एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन सरफेस टेंशन। जो वर्षा की बूंद जो गोल होकर के जमीन पे गिरती है उसका जो मेन रीजन होता है वो हो जाता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के कारण वर्षा की बूंद जो होता है वो गोल हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इतने सारे क्वेश्चंस तो आप लोग पढ़ लिए, इतने सारे क्वेश्चंस पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा। उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि आप मेरे चैनल में जाइए, वहां पे जाकर के आपको एक लाल सा सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको दबा दीजिए। उसके बाद जाकर के आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। खैर छोड़िए, मजाक कर रहे थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 127। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 127 यह है कि ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है। इन ऑटोमोबाइल हाइड्रोलिक ब्रेक वर्क ऑन। तो ऑप्शन है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, या बर्नौली प्रिंसिपल, या फिर पास्कल्स लॉ। दैट मीन्स आर्किमिडीज के सिद्धांत, न्यूटन के गति का नियम, बर्नौली का सिद्धांत, या फिर पास्कल का नियम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स पास्कल्स लॉ या पास्कल का नियम। ठीक है, तो अब पास्कल का नियम से इससे सारा हाइड्रोलिक वर्क करता है। ठीक है, इसके मतलब पास्कल्स लॉ पर ही सारा हाइड्रोलिक वर्क करता है। जो तो इसके लिए सबसे पहले जानना आपको जरूरी है कि पास्कल्स का नियम होता क्या है। तो यदि कोई लिक्विड विराम अवस्था में यानी रेस्ट में, अगर कोई लिक्विड रेस्ट में, तो उसके हर एक पॉइंट पे, प्रत्येक पॉइंट पे जो प्रेशर लग रहा है वो इक्वल होगा। इसी लॉ पे ये जो हाइड्रोलिक जितने भी होते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक ले लो या हाइड्रोलिक का कोई भी सामान ले लो, सारा का सारा इसी पे वर्क करता है। देखिए, अब जो मजाक किए थे उसके बारे में एक बात बोलते हैं, वो मजाक नहीं था। अगर सीरियसली आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लग रहा हो तो डिसलाइक कीजिए, क्योंकि इससे हमको पता चलेगा कि अगर अच्छा लग रहा है तो हम और कैसे यही वीडियोस डालें या ना डालें। अगर अच्छा ना लग रहा है तो आप कमेंट कीजिए कि कौन सा वीडियोस डालें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर रेगुलर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है, बस एक रेड सा बटन है उसको दबाना है, बेल आइकन को दबाना है, बस इतना ही तो करना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 128। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर ऑफ आवर अबंडेंट ब्रीथिंग? तो ऑप्शन है 4%, 8%, 12% या 16%। कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स 4%। तो जो इनहेल करने के बाद एक्सहेल करते हैं, यानी कि जो हम लोग सांस लेते हैं उसका जो सांस छोड़ते हैं, उसमें जो परसेंटेज होता है CO2 का वो बस 4% होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है, यानी गैल्वेनाइज्ड आयरन इज कोटेड विथ। तो ऑप्शन है एल्यूमिनियम, गैलेना, सिल्वर या जिंक। दैट मीन्स एल्यूमिनियम का या गैलेना का या चांदी का या जस्ते का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स जिंक या जस्ते का। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए कि गैल्वेनाइज्ड या गैल्वेनीकृत का मतलब क्या होता है। तो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? तो क्या होता है कि लोहे को जंग रोधी बनाने के लिए, यानी जिसमें जंग ना लगे, ऐसा बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसके ऊपर जिंक का एक परत चढ़ा देते हैं, जिंक का एक लेप चढ़ा देते हैं, और इसी प्रोसेस को हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। और इसके बाद जो लोहा जो निकलता है उसको हम लोग गैल्वेनाइज्ड आयरन कहते हैं। तो उसको करने के लिए कौन सा चीज का जरूरत पड़ता है? तो जिंक का क्या किया जाता है कि लोहे के ऊपर एक परत चढ़ाया जाता है, जिससे क्या होता है वो जंग रोधी बन जाता है। जंग रोधी मतलब जिससे उसके ऊपर जंग नहीं लगेगा। तो अब ये रहा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है, द बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी मैन इज। ऑप्शन है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री सेल्सियस, 98.4 डिग्री केल्विन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 37 डिग्री सेल्सियस। अब ये तो जान गए, अब कोई पूछ दे अगर फ़ारेनहाइट में तो क्या होगा? तो फ़ारेनहाइट में हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अच्छा चलो, फ़ारेनहाइट में जान गए, सेल्सियस में जान गए। अब अगर कोई केल्विन में पूछ दे तो केल्विन में जो नॉर्मल हेल्दी मैन के बॉडी टेम्परेचर होता है वो होगा 310 डिग्री केल्विन। तो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, ना अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कीजिए, और कमेंट में बता दीजिए आप कितने क्वेश्चंस के सही आंसर लगा पाए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।